हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बढ़िया सब। तो हम इस मैटर अराउंड इज प्योर के लास्ट लेक्चर तक पहुंच गए हैं। ठीक है, इससे पहले इस मैटर अराउंड इज प्योर के 4 लेक्चर्स आ चुके हैं, जहां पर हमने मैटर की कंपोजिशन, मैटर की क्लासिफिकेशन, एलिमेंट्स में, कंपाउंड्स में, टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स, देन उसके बाद हमने पढ़ा था मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है, होमोजेनियस मिक्सचर, हेटेरोजेनियस मिक्सचर, उनकी क्लासिफिकेशन। ठीक है, देन फर्दर सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड्स, इन तीनों की डेफिनेशंस, इन तीनों के एग्जांपल्स और इन तीनों की प्रॉपर्टीज पढ़ी। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि टाइप्स ऑफ कोलॉइड्स ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्जन मीडियम, उनके एग्जांपल्स पढ़े हमने। ठीक है, उसके बाद हमने कुछ टर्म्स को डिफाइन किया, जैसे कि डाइल्यूट सॉल्यूशन या फिर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, एंड देन मास परसेंटेज एंड वॉल्यूम परसेंटेज को पढ़ा। ठीक है, अगर आपने कोई भी वीडियो या कोई भी लेक्चर मिस कर दिया है तो यहाँ पे दिख रहे आई बटन पे जाकर आप देख सकते हैं उन लेक्चर्स को। ठीक है, इससे पहले हम मैटर चैप्टर जो हमारा फर्स्ट है स्टेट्स ऑफ मैटर, वो कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन आल्सो विजिट देयर। ठीक है, तो हम इस मैटर अराउंड द स्फीयर के लास्ट लेक्चर में हैं, जहां पर आज मैं बता देता हूं आप हम क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, और इसके बाद हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर और प्रेशर के साथ कैसे वेरी करती है, एंड देन इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक फिजिकल चेंज क्या होता है और एक केमिकल चेंज क्या होता है। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है, देखो हम सॉल्यूशन बना रहे हैं, हम एग्जांपल लेंगे शुगर एंड वाटर का। ठीक है, तो हम शुगर को वाटर में डाल के डिसॉल्व करते हैं तो वो होमोजेनियसली मिक्स हो जाता है। ठीक है, पूरी की पूरी तरह से मिक्स हो जाता है, मतलब डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है, डिसॉल्व होता कैसे है या क्यों होता है? क्योंकि जो लिक्विड है वाटर है, हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैटर पढ़ा था कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे या जो पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में कोई स्पेस प्रेजेंट होगा, और जब हमने शुगर डाली उसमें और डिसॉल्व किया तो शुगर के पार्टिकल्स ने उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया जो स्पेस अनऑक्यूपाइड थी। मतलब कि हम डायग्राम समझते हैं कि ये रहा एक कंटेनर आपका। ठीक है, इसमें अगर इस हाइट तक वाटर है, क्या है, वाटर। ठीक है, अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे ये बहुत सारे। ठीक है, और इन मॉलिक्यूल्स या इन पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस प्रेजेंट है। ठीक है, कुछ स्पेस प्रेजेंट है। ठीक है, स्पेस बहुत कम होती है, यहाँ पर मैंने स्पेस ज्यादा बनाया ताकि आप विजुअलाइज कर सको। ठीक है, फिर जब हमने इसमें शुगर डाल दिया, क्या डाल दिया, शुगर, शुगर इसमें हमने ऐड कर दिया, तो शुगर के मॉलिक्यूल्स क्या करें, जब हम शुगर को डिसॉल्व कर रहे होंगे तो शुगर इन स्पेसेस में जाकर, ये जो स्पेसेस प्रेजेंट है यहाँ पर, इन स्पेसेस में फिट हो जाएगा, इन स्पेसेस में फिट हो जाएगा क्योंकि पहले से स्पेस प्रेजेंट है। ठीक है, और जब हम डिसॉल्व करेंगे, मिक्स करेंगे, तो एक हमारा होमोजेनियस सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, तो हमने शुगर डिसॉल्व की, और शुगर डिसॉल्व करते हैं, और शुगर डिसॉल्व करेंगे तो जितनी स्पेस और बची हुई है, जितनी स्पेस और बची हुई है, ठीक है, वो भी ऑक्यूपाई कर ली जाएगी। ठीक है, और शुगर डालेंगे तो ऐसे ऐसे एक कंडीशन आएगी जब पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बचेगा ही नहीं, क्योंकि सारा स्पेस किसने ऑक्यूपाई कर लिया है, शुगर के पार्टिकल्स ने, जो हमने पहले डिसॉल्व कर दिया। ठीक है, पहले क्या था, जब कोई भी शुगर डिसॉल्व नहीं थी तो पार्टिकल्स के बीच में इनफ स्पेस थी, तो अगर हम शुगर डिसॉल्व करेंगे तो उन पार्टिकल्स उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेंगे और प्रॉपर्ली डिसॉल्व हो जाएंगे। बट हम और शुगर डिसॉल्व करते गए, और शुगर डिसॉल्व करते गए, तो एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जहां पर सारा का सारा इंटर पार्टिकल स्पेस ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो चुका है, तो अब हम फर्दर उसमें और शुगर डिसॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, जब हम किसी एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे कर रहे हैं, वो अलग चीज है कि अगर शुगर डिसॉल्व करके हीट कर दें तो डिसॉल्व हो जाएगी, हम ऐसे नहीं कर रहे, हम टेम्परेचर कांस्टेंट रख रहे हैं कि सेम टेम्परेचर पे जब हमने इनिशियली कोई शुगर डाला तो उसके पार्टिकल्स डिसॉल्व हो गए क्योंकि स्पेस प्रेजेंट थी तो उसको ऑक्यूपाई कर लिया। और जब हम और शुगर डालेंगे, और शुगर डालेंगे, तो एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जब पार्टिकल्स ऑक्यूपाई नहीं कर पाएंगे स्पेस, क्योंकि जो स्पेस पहले से प्रेजेंट है लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में वो पूरी की पूरी ऑक्यूपाई की जा चुकी है। ठीक है, उस स्टेज को हम कहते हैं अनसैचुरेटेड स्टेज। क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड स्टेज। एक मिनट। ठीक है, तो जिसमें क्या होता है कि अब हम और सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते, मतलब पार्टिकल्स ऑक्यूपाई हो चुके हैं पूरी तरह से, उसको कहते हैं सैचुरेटेड। ठीक है, दैट इज सैचुरेटेड।
जब तक हम और शुगर डिसॉल्व कर सकते हैं तब तक वो अनसैचुरेटेड है, ठीक है। मैंने आपको पहले उल्टा बता दिया था, बट जिसमें हम और शुगर डिसॉल्व नहीं कर सकते, अब ऑलरेडी सारी स्पेस ऑक्यूपाई हो चुकी है, दैट इज योर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब हम एक एक को डिफाइन करेंगे, पहले इसको इरेज कर देते हैं। तो हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन को डिफाइन करेंगे कि अ सॉल्यूशन in which no more solute can be dissolved at a specific temperature। हम टेम्परेचर को क्या रख रहे हैं, कांस्टेंट, is called as saturated solution। ठीक है कि वो जो सॉल्यूशन है अब सैचुरेट हो चुका है, अब हम उसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में, ठीक है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में वो सॉल्यूशन जिसमें अब हम और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते बिना टेम्परेचर बढ़ाए, ठीक है। तो आपका होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दूसरा है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें हम अभी भी सॉल्यूट को डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जा सकता है, मतलब अभी भी कुछ स्पेस जो है पार्टिकल्स के बीच में वो बची हुई है। अ सॉल्यूशन इन विच सॉल्यूट कैन बी dissolved at a specific temperature is called unsaturated solution। कि अगर हम अभी भी सॉल्यूट उसमें और डिसॉल्व कर सकते हैं तो वो अनसैचुरेटेड हुआ, और अगर हम और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते तो हम उसको कहेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम कितना सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं, हमने बोल दिया कि हम सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं, बट एक गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में हम कितना सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं, दैट इज सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो हम अब नया टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज सॉल्युबिलिटी, ठीक है। मैंने आपको बोल दिया पहले कि अगर हम और सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं अभी भी तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन हुआ, और अगर हम एक ऐसी स्टेज आ गई है जब हम और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते सॉल्यूशन में, तो दैट इज योर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। बट किसी भी एक 100 ग्राम सॉल्वेंट में, किसी भी 100 ग्राम लिक्विड में हम कितना सॉल्यूट डिसॉल्व कर पाएंगे, दैट इज इट्स सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो हम क्या पढ़ेंगे, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो सॉल्युबिलिटी क्या है? सॉल्युबिलिटी है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी dissolved in 100 grams of solvent, ठीक है। कि हम किसी भी एक सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं, दैट इज सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अब हम जितना चाहे उतना सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि एक स्टेज के बाद सॉल्यूशन कैसा बन जाएगा, सैचुरेटेड, मतलब हम और सॉल्यूट नहीं डिसॉल्व कर सकते। तो उस स्टेज पर पहुंचने से पहले आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना, उससे पहले आपने कितना सॉल्यूट डिसॉल्व कर दिया है उसमें, या कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो पाया है उसमें, दैट इज योर सॉल्युबिलिटी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी क्या है? द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, कि गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में हम कितना सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी, ठीक है, यहां पर भी एक चीज और है, इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, यहां पर भी हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा है, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएं तो हम काफी ज्यादा सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है।
टेम्परेचर को कांस्टेंट किया, मतलब बिना हीट किए किसी सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं, दैट इज सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अभी फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी क्या है कि कौन से फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करेंगे, तो दैट इज टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, अब होता क्या है कि जैसे मान लो आपने सॉल्वेंट में सॉल्यूट डिसॉल्व कर रहे हो, तो इनिशियली आप बिना टेम्परेचर बढ़ाए जब डिसॉल्व करोगे तो डिसॉल्व होती रहेगी, उसके बाद आपकी कौन सी कंडीशन आ जाएगी, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, मतलब अब इस सॉल्यूशन में आप और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तब आपको क्या करना होगा, और सॉल्यूट डिसॉल्व करने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना होगा। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स गेन करेंगे, उनकी काइनेटिक एनर्जी अगर वो गेन करेंगे तो और फास्टली मूव करेंगे और उनके बीच का जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर इंटर पार्टिकल डिस्टेंस पार्टिकल्स के बीच का बढ़ गया तो और स्पेस अवेलेबल होगी ना। अब तो जो स्पेस पहले पूरी तरह से ऑक्यूपाइड कर गई थी, अब और नई स्पेस क्रिएट हो गई क्योंकि पार्टिकल्स अब दूर दूर मूव करने लगे। और वो भी क्यों हुआ, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, और काइनेटिक एनर्जी इसलिए बढ़ी थी क्योंकि टेम्परेचर बढ़ा। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ी, पार्टिकल्स दूर दूर मूव किए और पार्टिकल्स के बीच में स्पेस क्रिएट हो गई। अब उस स्पेस में अब आप जो और सॉल्यूट डालोगे तो वो डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो जब सॉलिड डिसॉल्व हो रहा है लिक्विड में, मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे ही सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो गई, पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस बढ़ गया, तो जो नए सॉलिड के पार्टिकल्स थे वो जाके अंदर फिट इन हो गए, मतलब डिसॉल्व हो। ठीक है, प्रेशर के साथ सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में कोई फर्क नहीं आता। ठीक है, जब आप प्रेशर बढ़ाओगे या घटाओगे तो सॉलिड की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में अनअफेक्टेड रहती है। ठीक है, अगर होती भी है तो बहुत नेग्लिजिबल सी होती है। ठीक है, अब अगर गैस को डिसॉल्व कर रहे हो लिक्विड में, ठीक है, तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, क्या बढ़ाओगे, टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स खुद बहुत दूर दूर चले जाएंगे, तो प्रॉपर्ली डिसॉल्व नहीं हो पाएंगे। आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ऑलरेडी बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो गैस के पार्टिकल्स ने काइनेटिक एनर्जी भी गेन कर ली, वो भी बहुत दूर दूर फैल गए, तो वहां पर प्रॉपर डिसोल्यूशन नहीं हो पाई। तो सॉलिड इन लिक्विड केस में टेम्परेचर फेवर करेगा सॉल्युबिलिटी को, बट गैस इन लिक्विड के केस में टेम्परेचर फेवर नहीं करेगा, वहां पर प्रेशर फेवर करेगा। आपने प्रेशर बढ़ाया तो गैस के पार्टिकल्स और कम पास आ जाएंगे और गैस जो है आराम से डिसॉल्व हो पाएगी लिक्विड में। ठीक है, आपने लिक्विड लिया, उसमें आप गैस डिसॉल्व कर रहे हो, तो अगर आप प्रेशर अप्लाई करोगे तो गैस के पार्टिकल्स और पास आ गए और पास आ जाएंगे, तो इजीली डिसॉल्व हो पाएंगे, इजीली मिक्स हो पाएंगे। ठीक है, तो प्रेशर और टेम्परेचर कैसे इफेक्ट कर रहा है उसको हम लिख लेते हैं, जो मैंने बताया है आपको हम वही लिखेंगे। ठीक है, तो पहला केस क्या है आपका पहला केस है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, कि जब हम सॉलिड को डिसॉल्व कर रहे हैं लिक्विड में, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, तो इसका आ जाएगा टेम्परेचर क्या कर रहा है, टेम्परेचर के साथ साथ सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, तो इंक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर आपका बढ़ता रहेगा वैसे वैसे ही सॉल्युबिलिटी बढ़ती रहेगी। ठीक है, रीजन क्या है आपको मैंने बता दिया, कि काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की बढ़ जाएगी और नया स्पेस क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि वो दोनों जो पार्टिकल्स हैं वो दूर दूर मूव कर जाएंगे। ठीक है, फास्टली मूव करने लगेंगे, तो जो आप सॉल्यूट ऐड करोगे वो इजीली जाकर उस स्पेस को ऑक्यूपाई कर पाएगा और डिसॉल्व हो पाएगा। ठीक है, एंड इट इज अनअफेक्टेड विद प्रेशर, अनअफेक्टेड विद प्रेशर, प्रेशर से कुछ खास फर्क इस पे नहीं पड़ता। ठीक है, दूसरा केस जो है आपका दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करना, जैसे हमारी जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं उनमें गैस ही डिसॉल्व होती है लिक्विड में, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी डिसॉल्व होती है लिक्विड में। ठीक है, तो उस पे कैसे इफेक्ट करेगा, पहला टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जो गैस पहले इतनी थी वो फैल के मतलब उसके पार्टिकल्स मूव करने लगेंगे तो स्प्रेड आउट हो जाएगी, अब इतने अमाउंट ऑफ गैस को डिसॉल्व करना लिक्विड में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो टेम्परेचर के साथ साथ सॉल्युबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी, डिक्रीजेस विद टेम्परेचर। ठीक है, और प्रेशर के साथ इंक्रीज करेगी,
गैस थी, आपने प्रेशर अप्लाई किया, गैस के पार्टिकल्स और करीब आ गए और फिर इसको डिसॉल्व करना और इजी हो गया। ठीक है, तो इंक्रीजेस विद प्रेशर, इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन प्रेशर, कि जैसे जैसे आप प्रेशर को बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। ठीक है, तो इसके बाद हम आ जाते हैं चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे। वो क्या है हमारा, दैट इज फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। कि फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। ठीक है, फिजिकल चेंज बहुत बेसिक चीज है, पहले आप सुन लो। कोई भी चेंज जो हो रहा है और उसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बन रहा। ठीक है, कोई भी ऐसा चेंज जो हो रहा है पर कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। जैसे कि मान लो किसी भी मैटर के शेप में डिफरेंस आ गया, साइज में डिफरेंस आ गया। ठीक है, शेप में डिफरेंस आ गया, साइज में डिफरेंस आ गया, तो फिर वहां पर कोई भी किसी भी न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं हुई है, बट चेंज तो आया है ना, तो हम उसको कहेंगे फिजिकल चेंज। ठीक है, कि फिजिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है जहां पर कोई भी न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं होती है। फॉर एग्जांपल चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ मैटर। ठीक है, जबकि केमिकल चेंज में क्या होता है कि न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है। दोज केमिकल चेंजेस व्हिच इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंसेस इज कॉल्ड एज केमिकल चेंज। उसको हम क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं। ठीक है, अब केमिकल चेंज में बेसिकली केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं कि दो चीजें रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट बनाएंगी या एक प्रोडक्ट टूट के रिएक्टेंट्स बनाएगा। या आप अगली आने वाली क्लासेस में, ठीक है, आपके नेक्स्ट फ्यू क्लासेस में आप पढ़ेंगे ये केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस को। ठीक है, अभी के लिए हमारे पास सिर्फ क्या है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो अब आप खुद रिकॉल करो, फिजिकल चेंज क्या है, एक ऐसा चेंज जिसमें किसी भी न्यू सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, मतलब चेंज हुआ बट कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ है, तो दैट इज योर फिजिकल चेंज। ठीक है, जैसे कि चेंज इन शेप या चेंज इन साइज। ठीक है, जबकि केमिकल चेंज ऐसा है, केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जिसमें किसी भी न्यू सब्सटेंस की या न्यू चीज की, न्यू थिंग की फॉर्मेशन हुई है। जैसे आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, वाटर, तो ये आपका एक केमिकल चेंज है। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं फिर से, आपका फिजिकल चेंज क्या है और केमिकल चेंज क्या है। फिजिकल चेंज, the change where no formation of no new substance is formed, no new substance is formed is called as physical चेंज। जैसे कि आपका चेंज इन शेप और साइज ऑफ मैटर। ठीक है, जबकि जो आपका केमिकल चेंज है, क्या केमिकल चेंज, वो क्या है, chemical changes, those changes where formation disconnected of new substances occurs is called as chemical change. For example, आपकी chemical reactions, कौन सी chemical reactions। ठीक है, अब इसका एक अगर आपको एग्जांपल दूं तो दैट इज H2 प्लस O2, दैट इज H2। ठीक है, शायद आपको विजिबल नहीं होगा तो मैं ऊपर लिख देता हूं एक बार। ठीक है, यहाँ पर देख लो, H2 जो कि आपका होता है हाइड्रोजन प्लस O2 दैट इज ऑक्सीजन और बन गया H2O। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कि नई चीज की फॉर्मेशन हुई, दैट इज वाटर। आपके पास था हाइड्रोजन, आपके पास था ऑक्सीजन, बट नई चीज की फॉर्मेशन हो गई, दैट इज H2O। तो द केमिकल चेंज बाय फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस अकर्स इज कॉल्ड एज केमिकल चेंज।
ठीक है, तो ये हो गया आपका फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। ठीक है, तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने मैटर को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ प्योरिटी इनटू प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस को हमने क्लासिफाई किया एलिमेंट्स और कंपाउंड में, फिर हमने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स में, फिर हमने टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स पढ़े होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस, इनके एग्जांपल्स लिए, एग्जांपल्स में कौन कौन आते थे, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड्स। ठीक है, फिर हमने कोलॉइड्स को टाइप्स पढ़े, कोलॉइड्स के टाइप्स में आपका सॉल्ट, सॉलिड सॉल्ट, इमल्शंस, एरोसॉल्स, जेल्स। ठीक है, ये चीजें हमने पढ़ी, इनके एग्जांपल्स देखा, इनमें डिस्पर्स्ड फेज क्या है, डिस्पर्जन मीडियम क्या है। ठीक है, फिर हमने पढ़ा डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। देन वी केम ऑन टू मास परसेंटेज एंड वॉल्यूम परसेंटेज, जिसके फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए थे, आपको न्यूमेरिकल भी करा दिया था। ठीक है, देन इस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। याद रखना, सैचुरेटेड सॉल्यूशन तब होता है जब हम उसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं कर सकते, मतलब जितना सॉल्यूट उसमें डिसॉल्व हो सकता था किसी गिवन टेंपरेचर पर वो ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ी सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। ठीक है, जब हम सॉलिड को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं, जब हम गैस को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं, तो तब टेम्परेचर और प्रेशर कैसे इफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, देन हमने पढ़ा फिजिकल चेंज क्या होता है और केमिकल चेंज क्या होता है। ठीक है, तो इसी टॉपिक के साथ आपका ये चैप्टर एंड होता है। ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर में एक नया चैप्टर के साथ आएंगे, दैट इज आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो अगर आपके कोई भी लेक्चर्स मिस हो गए हैं तो आप इससे पहले, ठीक है, फर्स्ट चैप्टर देख सकते हो स्टेट्स ऑफ मैटर, और आप सेकंड चैप्टर इज मैटर अराउंड दिस प्योर का भी देख सकते हो। अगर आपको कोई भी टेस्ट सीरीज वगैरह चाहिए तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं ताकि हम उसको आपके लिए बना सकें। ठीक है, नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक को हमारे सब्सक्राइब करें। ठीक है, हमारे चैनल पे आए ताकि हम आपको और भी कंटेंट प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, थैंक यू।